सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू सिम्युलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कॉलिजन्स ऑफ मूविंग कार्स विथ माउंटेड स्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स। कंसिडर अ टिपिकल सिमुलेशन विथ अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम moving with a speed 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontal mounted spring of spring constant 6.25 into 10 raised to 3 Newton meter inverse. What is the maximum compression of this spring? राइट तो यहाँ पर एक कॉलिजन के बारे में एक स्टडी हो रहा है। राइट तो जो कार है उसका मास 1000 किलोग्राम है और उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। राइट अब बेसिकली यहाँ पर कॉलिजन के कारण राइट पर्टिकुलर जो स्प्रिंग है उसका कंप्रेशन हो रहा है और स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया गया है। राइट तो वो हमें मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम कंप्रेशन है राइट उसमें जो कार है उसकी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में। राइट स्प्रिंग की मतलब जितना कार का स्पीड ज़्यादा होगा उतना ही वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के यहाँ पर कार की सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट तो हमें यहाँ पर बेसिकली कार की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। राइट तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार राइट तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार तो उसकी फॉर्मूला पहले लिखेंगे। सो दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला बेसिक है, यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर। राइट हाफ mv² आएगा इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे तो 1/2 इंटू मास यहाँ पर कितना होगा तो मास इज़ 1000 सो 10⁻³ राइट और उसके बाद वेलोसिटी स्क्वायर तो यहाँ पर वेलोसिटी जो 18 किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। तो बेसिकली 5 का यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि स्पीड का स्क्वायर है। राइट तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा वो होगा 1.25 इंटू 10⁻⁴ जूल। राइट तो बेसिकली ये हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। राइट अब यहाँ पर ये जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। राइट तो यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला है उससे स्टार्ट करूँगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है बेसिकली V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग तो उसकी फॉर्मूला है हाफ इंटू K इंटू XM²। अब XM क्या है तो जितना भी यहाँ पर कंप्रेशन हुआ है स्प्रिंग में वो कंप्रेशन है ये। राइट अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने के कारण यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगा जो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड की थी 1.25 इंटू 10⁻⁴ जूल। राइट अब वो हो गई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग इजीली XM फाइंड आउट करेंगे तो XM² को यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। राइट तो XM² इज इक्वल टू अब वैल्यू में यहाँ पर पहले 2 फिर इंटू 1.25 राइट इंटू 10⁻⁴ राइट देन अपॉन के स्प्रिंग कांस्टेंट है और स्प्रिंग कांस्टेंट की यहाँ पर वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻�3। राइट अब इसको हम लोग काउंट करें तो हमें यहाँ पर XM² जो है वो बेसिकली 4 मिलेगा। राइट और उसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो XM इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 2। राइट तो आंसर हमें मिलेगा 2। तो जब कार स्प्रिंग से टकराएगा राइट इतनी फोर्स से इतनी एनर्जी से तब स्प्रिंग में होने वाला कंप्रेशन होगा टोटली 2 मीटर मतलब कि जो स्प्रिंग है वो 2 मीटर तक कंप्रेस हो जाएगा, 2 मीटर तक वो दब जाएगा। राइट दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये आइडियल सिचुएशन है। बेसिकली हम लोग अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कभी भी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती।
क्योंकि स्प्रिंग का कुछ ना कुछ मास होगा, राइट, उस मास में कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो यहाँ पर बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में हमने जो स्प्रिंग ली है वो एज अ मासलेस यहाँ पर एज्यूम की है, राइट। और जो भी सरफेस है, क्योंकि कार जो जा रही है, राइट, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग वाला जो सिस्टम है वो सरफेस के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो वहाँ पर फ्रिक्शन भी लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने फ्रिक्शन भी नेग्लिजिबल कंसीडर किया हुआ है। उसके बाद अगला एग्जांपल है एग्जांपल 6.8, राइट। उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हम लोग यहाँ पर ध्यान में लेंगे और म्यू की वैल्यू है 0.5। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब फ्रिक्शन लग रहा है, उस केस में अब हमें बेसिकली मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर अगर सिचुएशन देखी जाए तो अब हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है बेसिकली, और फ्रिक्शन भी यहाँ पर लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो है म्यू इंटू एम जी, राइट। और स्प्रिंग में जो फोर्स रिस्टोर होगा दैट इज़ के एक्स, राइट। तो अब हम लोग पहले काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो पहले डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, सो डेल्टा के दैट इज इक्वल टू, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू, अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो कंप्रेशन के बाद वो रेस्ट पे आएगा, राइट। तो रेस्ट पे आने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, एंड इनिशियल एनर्जी तो वो एज इट इज़ जिस स्पीड से आ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर आएगा उसका इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर होगा इक्वेशन। अब वर्क डन बाय नेट फोर्स वो यहाँ पर देखेंगे, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स, अब वर्क डन हम लोग अगर लिखे तो वर्क डन की फॉर्मूला W इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्प्रिंग के फॉर्म में वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होगी, तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मतलब 1/2 इंटू के इंटू एक्स एम स्क्वायर, राइट। यहाँ पर एक्स एम जो है वो है मैक्सिमम कंप्रेशन, देन माइनस म्यू इंटू एम इंटू जी। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और इंटू एक्स एम अगर लिखे तो ये वर्क डन हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू वर्क डन, राइट। तो ये वर्क डन बाय नेट फोर्स होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी है यहाँ पर, राइट। पोटेंशियल एनर्जी एंड फ्रिक्शनल वर्क डन भी है, राइट। अब इस जो इक्वेशन है उसको हम लोग बेसिकली कंपेयर करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम W इज इक्वल टू डेल्टा के, राइट। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा W इज इक्वल टू डेल्टा के। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को अब रीराइट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा 1/2 इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर, राइट। एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहला जो टर्म है होगा वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी का होगा हाफ इंटू के इंटू एक्स एम स्क्वायर, राइट। एंड दूसरा जो टर्म होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे नेगेटिव्स कैंसिल हो चुके हैं। सो म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू एक्स एम, ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है उसकी फॉर्मूला हो गई, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग म्यू इंटू एम इंटू जी की बात करें तो सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। पहली म्यू की वैल्यू है 0.5, देन मास यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा था मास 1000 किलोग्राम है, सो 10⁻³ लिख सकते हैं। एंड जी अगेन यहाँ पर हम लोग 10 लिख सकते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी 5 × 10⁻³ न्यूटन, राइट। 5 × 10⁻³ और यूनिट होगा न्यूटन में। अब ये बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स होगा, राइट। अब जो इक्वेशन है, जो हमने इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट की थी उसको रीअरेंज करेंगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे रीअरेंजिंग द इक्वेशन। तो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे मतलब कि जो भी एलसीएम है वो निकाल के फिर इक्वेशन को परफेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो एलसीएम में पहला जो फॉर्म है उसमें से हाफ चला जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ के एक्स एम स्क्वायर मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है प्लस
उसमें 2 इंटू म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू एक्स एम, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। एंड उसके बाद माइनस एम इंटू वी स्क्वेयर, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में से हमें एक्सएम को सब्जेक्ट बनाना है कि जिससे हम लोग मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड कर ले, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। तो एक्सएम को अगर यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट बनाए, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी माइनस म्यू इंटू एम इंटू जी, राइट, माइनस म्यू इंटू एम इंटू जी प्लस देन ब्रैकेट में वैल्यूज़ आएगी फर्स्ट म्यू स्क्वायर, राइट, उसके बाद आएगा एम स्क्वायर देन जी स्क्वायर, राइट, उसके बाद यहाँ पर आएगा प्लस एम के इंटू वी स्क्वायर, राइट, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू यहाँ पर आएगा 1/2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2। बेसिकली ये क्या, कौन सी वैल्यू है, स्क्वायर रूट है, राइट। एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ के हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ हमें एक्सएम में रखनी है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करें तो पहला एक्सएम, राइट, एक्सएम इज इक्वल टू, अब पहले जो न्यूमरेटर है उसमें पहला है म्यू, म्यू की वैल्यू है 0.5 इंटू मास 10⁻³ 1000 किलोग्राम है, राइट। उसके बाद जी की वैल्यू यहाँ पर 10 है। उसके बाद प्लस फिर आएंगे ब्रैकेट में यहाँ पर म्यू अगेन 0.5 होल स्क्वायर, राइट, देन एम स्क्वायर, मास स्क्वायर यहाँ पर आएगा 10 क्यूब और उसका भी यहाँ पर स्क्वायर होगा क्योंकि मास स्क्वायर है। देन जी स्क्वायर मतलब कि 10 स्क्वायर, उसको भी यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे 10 स्क्वायर। देन प्लस अगेन यहाँ पर m मतलब के 10⁻³ उसके बाद k की अगर बात करें तो वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻, यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी 3, राइट। एंड देन अगेन वी स्क्वायर, जो स्पीड होगी वो 5 थी, तो यहाँ पर इंटू 5 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर ब्रैकेट कंप्लीट करके फिर रेज टू अगेन 1/2 लिखेंगे, राइट। तो ये हमने यहाँ पर एक्सएम लिखा बट डिनोमिनेटर बाकी रह गया, तो डिनोमिनेटर अब लिखेंगे, डिनोमिनेटर में के है, के मतलब के अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पर आएगा 6.25 इंटू 10⁻, यहाँ पर आएगा 3, राइट। तो जैसे ही हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे वैसे ही हमें एक्सएम की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी एंड दैट वैल्यू इज़ इक्वल टू, एक्सएम इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें बेसिकली वो मिलेगा 1.35 मीटर। तो विथ फ्रिक्शन जो हमें एक्सएम मिलेगा, जो कंप्रेशन मिलेगा वो होगा 1.35 मीटर, राइट। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, 0.5, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 लेके जो मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा स्प्रिंग का वो होगा 1.35। उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। इस फॉर एग्जांपल जो हमारा एफसी है वो है कंजर्वेटिव फोर्स और एफएनसी को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो वो हो जाएगा एफएनसी। अब यहाँ पर अगर हम लोग टोटल फोर्स की बात करें तो एफसी प्लस एफएनसी, राइट, इनटू ब्रैकेट यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्स, राइट, डेल्टा एक्स मतलब कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। तो बेसिकली जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये एक तरीके से वर्क एनर्जी थियरम हुआ, राइट, वर्क एनर्जी थियरम का इक्वेशन। अब यहाँ पर जो एफ सी इंटू डेल्टा एक्स, राइट, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी लिखेंगे, राइट, वो हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो एफ सी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी. सो हैंस यहाँ पर पहले चेंज इन ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि दोनों के चेंज का समेशन अगर हम लोग करें तो उसका आंसर हमें मिलेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट, इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ पर चेंज है, राइट. तो जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तब इनका चेंज नॉन ज़ीरो होगा. अदरवाइज कंजर्वेटिव फोर्स अगर लगेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों का एडिशन यहाँ पर ज़ीरो होता. बट यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए ये डिफरेंस हमें मिल रहा है, राइट. तो एज अ रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू एफ एन सी, राइट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डेल्टा एक्स, राइट. तो यहाँ पर जो E है बेसिकली वो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी. तो यहाँ पर लिख सकते हैं E इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी, राइट. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी. और दूसरी बात कि यहाँ पर अगर हम लोग टोटल एनर्जी का डिफरेंस लें, मतलब कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ई आई, अगर यहाँ पर फाइंड आउट करें देन इट इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, राइट. वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो यहाँ पर बेसिकली डब्ल्यू एन सी अगर लिखा जाए, राइट, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ओवर द पाथ, राइट. तो ये डिफरेंस हमें मिलेगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. उसके बाद अगला टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट. सो अर्लियर वी हैव डिस्कस मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया था. अब जो मैकेनिकल एनर्जी उसको हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं. जो पहली कैटेगरी है, राइट, वन विच इज़ बेस्ड ऑन मोशन, राइट. तो जो मोशन पे बेस्ड है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी. एंड सेकेंड विच इज़ बेस्ड ऑन, राइट, जो सेकेंड है वो कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि पोजीशन पे डिपेंड है. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेस्ड ऑन, बेस्ट वर्ड इज़ कॉन्फ़िगरेशन, राइट. तो कॉन्फ़िगरेशन पर जो डिपेंडेंट है दैट इज़ इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, राइट. तो दो कैटेगरी है मैकेनिकल एनर्जी की. बेसिकली यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहना चाहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन ट्रांसफर्ड ओनली फ्रॉम वन एनर्जी फॉर्म टू अनदर एनर्जी फॉर्म, राइट. एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है, बट एनर्जी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते या फिर एनर्जी को कम्प्लीटली वैनिश नहीं कर सकते. वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र होती है. उसके बाद एनर्जी का एक फॉर्म अगर देखा जाए तो वो है हीट, राइट. हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, राइट. क्योंकि जहाँ कहीं भी हमें वर्क चाहिए कम्प्लीटली, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रफ सरफेस है, राइट, और हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m. अब ये जो ब्लॉक है उसको उस पर हम लोग फोर्स एग्जर्ट करवा रहे हैं, राइट. और वो जो फोर्स है उसकी वजह से ये जो ब्लॉक है वो v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो स्पीड v है. अब मोशन की वजह से क्या होगा कि जो ब्लॉक और सरफेस है दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट होगा जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है और उसको हम लोग स्मॉल f बोलेंगे, राइट. तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है, अगर हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करें, W इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. बट यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट पे एफर्ट लग रहे हैं वो टोटली वर्क डन पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है. जितना एफर्ट है उतना टोटली वर्क डन नहीं मिल रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है कि काइनेटिक मतलब के फ्रिक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में वो वर्क डन लॉस हो रहा है, राइट. तो अगर हम लोग यहाँ पर जो वर्क डन फाइंड आउट करें तो वो विथ लॉस ही फाइंड आउट हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पर अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो वर्क डन हमें मिल रहा है उसकी बात करें तो W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एक्स हो जाएगा,
राइट, ये वर्क डन हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। अब वर्क एनर्जी थियरम क्या कह रही है, तो वर्क एनर्जी थियरम के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी, राइट, mv² अपॉन 2, राइट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन यहाँ पर कितना होगा, बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज F इंटू एक्स, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है, राइट, वो लॉस हो रही है, और कौन से फॉर्म में लॉस हो रही है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्म में लॉस हो रही है, राइट। बट एक्चुअली अगर हम लोग हमारा फ़ायदा ना देखें, राइट, हमारा फ़ायदा किस में है कि हमें पूरा वर्क चाहिए, राइट। बट अगर पूरा वर्क नहीं मिल रहा है तो वो एनर्जी जा कहाँ रही है, जो भी फ्रिक्शनल एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ जा रही है, तो जब भी आप ये ब्लॉक यहाँ पर से मूव करवाते हो तब फ्रिक्शन यहाँ पर सरफेस और ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वजह से वो बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वहाँ पर जो भी एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण भी वर्क हो रहा है, तो वो वर्क बेसिकली हीट एनर्जी में लॉस हो रही है, तो हमारे लिए वो लॉस है, बट बेसिकली ब्लॉक के लिए वो एक कन्वर्जन है, एक एनर्जी में से दूसरे एनर्जी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी बढ़ रही है, राइट। हम लोग विंटर में क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पाम है उसको वार्म करने के लिए हम लोग 2 हाथों से एक दूसरे को रब करवाते हैं कि जिससे उसमें थोड़ी सी गर्मी आए, राइट। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट का, वो हम लोग उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है उससे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए कि हम लोग 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को बॉईल कर रहे हैं, राइट, तो वो जो एनर्जी है वो वहाँ पर रिलीज़ होगी बेसिकली 42000। तो 1 किलोग्राम, राइट, ऑफ वाटर रिलीजेज this energy, which energy, 42000 joule energy, right. 1 kilogram of water releases this energy, right, and when it cools down, right, तो यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे कि पानी को अगर गर्म करना है, राइट, तो यहाँ पर बेसिकली 42000 जूल जितनी एनर्जी यहाँ पर खर्च करनी पड़ेगी। बट मान लीजिए कि 1 किलोग्राम पानी को ठंडा करना है, राइट, तो 1 किलोग्राम पानी यहाँ पर 42000 जूल जितनी एनर्जी को रिलीज़ करेगी, क्योंकि पानी जब एनर्जी रिलीज़ करेगी तब वो ठंडा होगा, और जब वो ठंडा होगा तो कितना ठंडा होगा, तो यहाँ पर बेसिकली वो 10 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा होगा। जब 1 किलोग्राम पानी 42000 जूल जितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा तब वो 10 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है केमिकल एनर्जी, राइट। तो केमिकल एनर्जी, बहुत सारे केमिकल को हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि पेट्रोल एक टाइप का केमिकल है, राइट। तो उसका यूज़ हम लोग व्हीकल में करते हैं कि जिससे हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, राइट। तो पेट्रोल का हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ वन काइंड ऑफ केमिकल। तो यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है एज अ पेट्रोल वो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, राइट। दूसरा एग्जांपल अगर लेना हो इस पर्टिकुलर एनर्जी का, तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेंगे मैचस्टिक, राइट। तो मैचस्टिक जो है वो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, राइट। तो उसको जब हम लोग रब करेंगे तो वो फ्लेम में कन्वर्ट होगी, तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का यूज़ करते हैं, बट फिर भी वो फ्रिक्शनल फोर्स का यूज़ हम लोग कब कर पाते हैं, जब केमिकल जुड़ा हुआ है तब। जैसे कि फायर क्रैकर्स है, उसमें भी कुछ टाइप का केमिकल कॉम्प्लेक्स है अंदर कि जिससे वो फ्लेम क्रिएट करता है, राइट। तो फायर क्रैकर्स में भी केमिकल यूज़ होता है जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो बेसिकली केमिकल में यहाँ पर 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। पहला जो रिएक्शन है दैट इज़ एक्सोथर्मिक, राइट। तो पहला जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज होगी, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हीट रिलीज्ड, राइट। एंड दूसरी जो कैटेगरी है, राइट, वो बेसिकली है एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक उसमें
यस एंडोथर्मिक। और उसमें क्या होगा हीट का, तो वो देखेंगे। तो वहाँ पर जो हीट है वो एब्जॉर्ब्ड होगी, राइट। तो दो तरीके के केमिकल रिएक्शंस होंगे, एक्सोथर्मिक ऑन एंड एंडोथर्मिक। केमिकल एनर्जी में हमें दो ही तरीके के रिएक्शंस मिलेंगे, या फिर वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर वो हीट को रिलीज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो कोल है वो 1 किलोग्राम जितना बर्न हो रहा है, तो वहाँ पर हीट रिलीज होगी 3 × 10⁷ जूल, राइट। तो 1 किलोग्राम ऑफ कोल रिलीजेस, कितनी एनर्जी रिलीज करता है, वो है 3 × 10⁷ जूल जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, राइट। तो केमिकल एनर्जी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बेसिकली केमिकल एनर्जी में एनर्जी क्यों एसोसिएटेड है, तो वहाँ पर फोर्स होता है, राइट। फोर्स जो कि जो सब्सटेंस की स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाता है, राइट। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो एटम्स के बीच होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, राइट। यहाँ पर एक पॉलीमेरिक चेन्स बनेगी, राइट। तो अगर केमिकल एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो मैं पहला एग्जांपल लूँगा कोल। कोल एक टाइप का केमिकल है जो कि हमें कंटिन्यूस वे में, अगर उसको एक बार हीट एनर्जी दी जाए अच्छे से, तो वो हमें कंटिन्यूसली हीट एनर्जी देता रहता है। उसके बाद है कुकिंग गैस। अब कुकिंग गैस में यहाँ पर हम लोग एलपीजी के एग्जांपल लिख सकते हैं, वो भी एक केमिकल ही हुआ, राइट। पीएनजी, ये सारे एक पर्टिकुलर कुकिंग गैस के एग्जांपल हुए, वो केमिकल एनर्जी हुई। उसके बाद वुड, वुड भी अच्छा सोर्स है, राइट, एक टाइप का केमिकल बोल सकते हैं। और अगला है पेट्रोलियम। जैसे मैंने पेट्रोल की बात की, पेट्रोल जैसा डीजल भी है, केरोसिन भी है, राइट। तो ये सारे पेट्रोलियम्स एक टाइप के केमिकल है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, राइट, और उससे हम लोग वर्क कर पाते हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूज़ है वो तो हम लोग जानते ही है, राइट। बल्ब ग्लो होते हैं, एलईडीज़ वर्क करती है, रेफ्रिजरेटर, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो इस एनर्जी की वजह से वर्क कर पाते हैं, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस में हम लोग चार्जेस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है उसके मोशन के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है, राइट। तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है चार्जेस का। अब चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो पॉजिटिव मतलब कि दो सेम चार्जेस होंगे, दो लाइक चार्जेस होंगे, वो रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लाइक चार्जेस, राइट। वहाँ पर आएगा रिपल्जन, तो यहाँ पर लिखेंगे रिपल्जन। एंड अनलाइक चार्जेस, राइट। तो अनलाइक चार्जेस मतलब कि पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वहाँ पर होगा अट्रैक्शन, राइट। तो रिपल्जन मतलब कि दोनों ही पॉजिटिव या फिर दोनों ही नेगेटिव, तो वो रिपल्जन होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल करंट के साथ जुड़ी हुई है, राइट। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो पर हाउस जो एनर्जी यूज़ हो रही है दैट इज़ 200 जूल, राइट। 200 जूल कंज्यूम्ड, राइट। 200 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय हाउस होल्ड, राइट, दैट इज़ पर सेकेंड इतनी एनर्जी यूज़ हो रही है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये एक एवरेज वैल्यू है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने मास और एनर्जी के बीच एक पर्टिकुलर रिलेशन दिया, दैट इज़ E=m×c²। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन से ये मतलब निकलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड लाइट स्पीड जितना हो गया तो उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर एनर्जी, राइट, वो इस इक्वेशन से रिलेट कर पाएगी। और यहाँ पर जो c है, राइट, दैट वैल्यू इज़ फिक्स, c= स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और उसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, और दैट वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸, और यूनिट होगा यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, राइट। ये लाइट स्पीड की वैल्यू है, राइट।
तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एक मैटर है, राइट, जिसका जो वेट है वो 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पजेस करती है, राइट, उसके हिसाब से E इज इक्वल टू, अब मास कितना है 1 किलोग्राम एंड उसकी स्पीड, तो लाइट स्पीड जितनी हो गई, तो यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ राइट, और यहाँ पर उसका भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9 इंटू 10⁻16, राइट, एंड यूनिट होगा यहाँ पर जूल। तो ये एनर्जी होगी, राइट। अब ये जो एनर्जी है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर एनर्जी के इक्विवेलेंट है। अगर हम लोग इसी एनर्जी को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, राइट, तो वो वैल्यू होगी 3000 मेगा वाट पावर, राइट। तो 9 इंटू 10⁻16 जूल, उसको अगर पावर में कन्वर्ट करें तो 3000 मेगा वाट पावर होगा, जो बहुत ही बड़ी वैल्यू है, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। तो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली बहुत ही खतरनाक वेपन बनाया गया है न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से, राइट। तो यहाँ पर जो फिशन और फ्यूजन बॉम्ब्स है, राइट, उसी से यहाँ पर एक एग्जांपल है न्यूक्लियर एनर्जी का। अब हमने आगे इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है, राइट। जैसे कि जो हायर न्यूक्लियस है उसमें जो मास डिफेक्ट होता है, राइट, उसकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है उसी का कन्वर्जन होता है न्यूक्लियर एनर्जी में, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर E इज इक्वल टू, इक्वेशन आएगा डेल्टा M इंटू सी स्क्वेयर, राइट। अब अगेन अगर डेल्टा M की यहाँ पर बात की जाए, वहाँ पर सिर्फ M था, बट डेल्टा M इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर मास डिफेक्ट कहा जाएगा। अब मास डिफेक्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि जो हायर वैल्यू ऑफ न्यूक्लियस है, जिसके एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मास बहुत ही ज़्यादा वैल्यू के हैं, तो उसमें ये जो मास डिफेक्ट है वो पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का मास और इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास, उन दोनों के बीच में डिफरेंस मिलता है, और डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो जो सब्सटेंस है वो इतनी एनर्जी पजेस करता है, राइट। तो जब कभी भी न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस हो, राइट, जब कभी भी कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस हो, तब हम उसका कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं, बट जब अनकंट्रोल न्यूक्लियर फिशन हो तब वहाँ पर एक्सप्लोजन्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, राइट, उसकी वजह से वो एनर्जी रिलीज़ होती है। क्योंकि बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होंगे, जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में बहुत ही हायर वैल्यू के होंगे। तो ये जो एटम्स है, वो ये जो एलिमेंट्स है वो अनस्टेबल कंडीशन में होते हैं। अब अनस्टेबल कंडीशन में होने की वजह से वो क्या करना चाहते हैं, ये एलिमेंट्स बेसिकली स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी पाने के लिए ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अल्फ़ा, बीटा एंड थर्ड गैमा रेस को कंटिन्यूसली एमिट करते रहते हैं। तो इसी एमिशन के कारण वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो कि अनस्टेबल है, वो खुद को स्टेबल बनाने के लिए ट्राई करते हैं, राइट। बट वो जो रेज है वो बेसिकली हमारे लिए हार्मफुल है, राइट। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है एग्जामिन टेबल 6.1 एंड 6.3। तो यहाँ पर जो भी टेबल्स में वैल्यूज़ है उसके साथ ही मैं यहाँ पर वैल्यूज़ के साथ आने वाला हूँ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA इन इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल 10⁻21 जूल इन इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड, एंड द डेली इनटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरीज। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ DNA, राइट। तो उसकी वैल्यू 10⁻20 जूल, राइट, और अपॉन यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻
-19 आएगा, राइट। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ जूल अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एंड दैट इज़ नियरली इक्वल टू, सो यहाँ पर हमें मिलेगा 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी होगी एक बॉन्ड, जो डीएनए का एक बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट, दैट इज़ इक्वल टू 100 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ओके, उसके बाद जो बी में हमें पूछा गया है दैट इज़ कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल 10⁻21 जूल, राइट। तो अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल, राइट। सो दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 10⁻21, राइट, जूल अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 और यहाँ पर आएगा जूल अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एंड दैट इज़ इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर नियरली इक्वल टू आएगा 0.0062 और यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये सेकेंड आंसर होगा। अब ये जो हमें आंसर मिला दैट इज़ नियरली इक्वल टू 6.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। वो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग सी देखेंगे, तो सी में यहाँ पर पूछा गया द डेली इनटेक ऑफ अ ह्यूमन अडल्ट इन किलो कैलोरीज। तो यहाँ पर पहले स्टार्ट करेंगे द एवरेज एजम्पशन, राइट, द एवरेज ह्यूमन एजम्पशन ऑफ कंजप्शन, राइट, ह्यूमन यहाँ पर लिखेंगे कंजप्शन। तो एवरेज ह्यूमन कंजप्शन के कितना होगा, तो 10⁻7 जूल जितना, राइट। एंड उसको हमें बेसिकली डिवाइड करना है किससे, तो 4.2 इंटू 10⁻3 और ये जो वैल्यू है वो है बेसिकली जूल पर किलो कैलोरी, राइट। एंड यहाँ पर उसका आंसर होगा 2400 और यूनिट होगा किलो कैलोरी, राइट। तो ये हमारी बेसिकली वैल्यू होगी। अब यहाँ पर जो कॉमन मिसकंसेप्शन है, राइट, जो भी हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, मैगज़ीन होते हैं, तो कॉमन जो मिस्टेक हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर वो लोग मेंशन करते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो फूड है वो कैलोरीज़ में है, राइट। तो यहाँ पर 2400 कैलोरीज़ के नीचे हमें खाना चाहिए या फिर ऐसा कुछ बोला जाता है, राइट। तो उसको बेसिकली किलो कैलोरीज़ बोला जाना चाहिए, क्योंकि राइट जो थिंग है, जो हम लोग रेंज के हिसाब से अगर काउंटिंग करें तो वो फूड किलो कैलोरी में आएगा। तो यहाँ पर जो किलो कैलोरी है वो आएगा, सिर्फ कैलोरी नहीं होगा, राइट। तो मान लीजिए कि एक पर्सन है वो 2400 कंज्यूम करता है कैलोरी, 2400 कैलोरी कंज्यूम करता है एक दिन का, राइट। तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो इतना खा जाएगा, राइट, कि वो उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। तो जहाँ कहीं भी, जब कहीं भी फूड कैलोरी आए तो वो बेसिकली किलो कैलोरी होगी, सिर्फ कैलोरी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोज़, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.